कार्टून टीवी। माँ, इतनी तेज धूप में आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो? कहाँ तेज धूप है बेटा? उफ, 2 मिनट के अंदर ही यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर चलने लगे और आप कह रही हो कि धूप तेज नहीं लग रही? अरे अगर इतनी कोमल बनूंगी तो तेरे लिए बढ़िया सा अचार कैसे बना पाऊंगी? बता। पर आपको जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? अब तो मैं कमाने लगा हूँ, घर का खर्च आराम से चला सकता हूँ, इसीलिए अब आपको इस कड़कती धूप में अचार बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है बेटा, पर मैं ये काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगी। तुझे याद नहीं, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद यही अचार बना बना कर तो मैंने अपना और तेरा पेट पाला था बेटा। हाँ माँ, पर तब बात कुछ और थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो आप फौरन नीचे चलो मेरे साथ। अच्छा बाबा तू चल, मैं बस आम फैलाकर 2 मिनट में आती हूँ। अपनी माँ अमृता की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अमृता भी नीचे उतर आई और फिर माँ, आपने बहुत कष्ट उठाए ना मेरे लिए, लेकिन अब मैं काबिल हो गया हूँ, भरोसा रखिए मुझ पर। तुझ पर भरोसा नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी मेरे बच्चे? पर तू मेरी बात भी तो समझ, अचार बनाना मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए करती हूँ ये सब, और कोई बात नहीं, सच में। अच्छा, तो इसका मतलब आप अचार बनाना कभी नहीं छोड़ेंगी? छोड़ दूंगी, जब तू एक सुंदर सी बहू ले आएगा ना मेरे लिए, तब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी मैं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है फिर, अगर ऐसा है तो अब तो बहू लानी ही पड़ेगी आपके लिए। दरअसल अर्जुन के पिता की मौत के बाद अमृता ने उसे पालने के लिए बहुत मुसीबतें उठाई थी। दिन रात अचार बनाकर बेचा और इस तरह पैसे कमाकर उसने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे पगले, तो तूने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे बताने में? वैसे नाम क्या है उसका? अंकिता नाम है उसका माँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस तभी से। ले बता, और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? चल मुझे कल ही उसके घर ले चल, मैं खुद उसके माता पिता से मिलकर तेरी शादी की बात करूंगी। अंकिता के माता पिता को भी अर्जुन बहुत पसंद आया और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद, क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी? लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए ना जरा। हाँ हाँ दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया? अब हम दोनों मिलकर अचार बनाए करेंगे। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी और देखो ना, ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया
चाची चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और न ही कोई सब्जी। अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेली पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर, माँ मुझे लगता था कि संसार की सबसे मजबूत महिला आप है, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है। बीना और चंदर आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं।
इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काट कर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चख कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं? वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगा कर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है, तो इसका फायदा उठा। उसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुँचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।